Good morning, everyone. Today's topic is dosage form design, that is dosage form design part 2. लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन एज पर इट्स फिजिकल फॉर्म और एज पर इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग यहाँ पर जो फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया है dusting powders, then insufflations, snuffs, then next is granules. Granules क्या है? Granules are the process. Granulation is the process in which primary powders particles are made to adhere to form large multi particles or large particle entities called granules. Granules are slightly fluffy. मतलब उसके अंदर जब हम granules prepare करते हैं तो वो थोड़े fluffy होते हैं, जिसकी वजह से वो easily water को imbibe करते हैं और वो easily soluble हो जाते हैं. तो और अगर कोई ड्रग है जिसका टेस्ट अनप्लीजेंट है या उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस करना है, तो उसके साथ हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसके साथ में शुगर भी ऐड करना चाहूँ तो हम शुगर भी उसमें, जैसे आपने ड्राई पाउडर्स, ड्राई ग्रैन्यूल सुने हैं, और ड्राई सिरप, जो मार्केट में ड्राई सिरप्स अवेलेबल हैं, वो ड्राई सिरप्स को भी हम ग्रैनुल्स की फॉर्म में ऐड करते हैं. तो उसमें हम वाटर जब ऐड करते हैं, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर जब ऐड किया जाता है और उसको हम हल्का शेक करते हैं तो वो सिरप का फॉर्म ले लेता है. दैट शुड मीन्स कि ग्रैनुल्स जो है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. तो द बिटर, नॉसियस, अनप्लीजेंट पाउडर्स कैन नॉट बी गिवन इन टैबलेट फॉर्म. Capsules due to bulk quantity are required to be taken, as well as they are not given in liquid dosage form. Due to their stability, such powders are given in the granules form. तो दैट मीन्स कि अगर टैबलेट, कैप्सूल्स, अगर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हम उसको टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम उसको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ही प्रिपेयर करते हैं. देन these powders are mixed with suitable excipients जैसे कि ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स और बाइंडर्स. बाइंडर्स क्योंकि हमें वहाँ पे उसको थोड़ा उसको डब जैसा बनाना है, जिससे आप उसको इजीली उसके ग्रैनुल्स बना सकें, और फिर भी जो भी आपको ग्रैनुल्स का साइज चाहिए उस ग्रैनुल्स के अकॉर्डिंग हम उस डब को उस पर्टिकुलर सीव में से पास करते हैं, तो हमें डिजायर्ड साइज ऑफ ग्रैनुल्स जो है वो मिल जाता है. तो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ग्रैनुल्स इज एफरवेसेंट ग्रैनुल्स. एफरवेसेंट ग्रैनुल्स का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी ग्रैनुल्स वाटर में ऐड करते हैं या अपने मीडिया में ऐड करते हैं तो उसमें से कुछ एसेंस गैस निकलती है, यानी कुछ झाग जैसा निकलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एफरवेसेंट ग्रैनुल्स. नॉर्मली अगर आपने हम जो मार्केट में अवेलेबल जो एफरवेसेंट ग्रैनुल्स हैं, बेस्ट एग्जांपल इज इनो. तो इनो में क्या है कि वहाँ पे एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो जो गैस का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसमें से, उसकी वजह से वहाँ पे एफरवेसेंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए उसका नाम जो है एफरवेसेंट ग्रैनुल्स रखा गया है. तो एफरवेसेंट ग्रैनुल्स आर स्पेशली मेंट फॉर इंटरनल यूज. ठीक है, ग्रैनुल्स भी एक्सटर्नल यूज के लिए भी है, इंटरनल यूज के लिए भी है, बट मेनली ग्रैनुल्स आर मेड फॉर इंटरनल यूज ओनली. तो दे कंटेन मेडिकमेंट मिक्स विद सिट्रिक एसिड, tartaric acid and sodium bicarbonate. Sometimes saccharin or sucrose may be added for sweetening taste. Before administration, desired quantity of granules are dissolved in water and acid and bicarbonate react with each other to produce effervescence. Then effervescence granules are prepared by two methods. First method is heat method and second method is wet method. अब ये heat method क्या है? In heat method, a large porcelain or stainless steel evaporating dish is placed over the boiling water bath. मतलब वाटर बाथ लिया, उसके ऊपर हमने एक पोर्सलिन, जो टाइल होती है ना, जो टाइल्स हैं, ऐसा टाइल एक पोर्सलिन की हमने वाटर बाथ के ऊपर हम रख देते हैं, या एक स्टेनलेस स्टील की शीट हम उसके ऊपर रख देते हैं, जिससे वो हल्का सा, हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं, हम उसको वाटर बाथ के ऊपर रख रहे हैं, तो वो स्टीम से हीट होता है. देन द डिश मस्ट बी सफिशिएंट हॉट. Gently heat take place for 1 to 5 minutes before transferring the powder into it. It ensure rapid liberation of water of crystallization from citric acid. जब इसमें हम थोड़ा सा citric acid, तो वो हल्का सा ना वो लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें लम्प फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, बहुत छोटे छोटे से हम उसको कंटिन्यूस हिलाते रहते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे से ग्रैनुल्स की फॉर्म ले लेता है. क्योंकि
जो वहां पर सिट्रिक एसिड में से जो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसकी वजह से जो हल्का, हम उसमें वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज, जो सिट्रिक एसिड में से जो वाटर बाहर आ रहा है वो वाटर ही हमारा उसको एज अ बाइंडिंग की तरह वर्क करता है, और उसमें से उसकी वजह से वहां पे हमारे ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर हो जाते हैं. तो इफ हीट ऑफ द डिश इज डिलेड, देन द पाउडर which is added to it will heat up slowly, and liberated water of crystallization will also be liberated simultaneously. As a result, sufficient water will not be available to make the coherent mass. यहाँ पे हम जो पिछले वाला जो हमने बात की थी, अगर हम उसमें बाइंडिंग एजेंट वगैरह ऐड करते हैं तो हम उसमें एक्स्ट्रा बाइंडिंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे वहां पे वाटर आ जाता है, और उसकी वजह से हम उसको, जैसे हम बोलते हैं ना घर में आटा गूंदना, तो आटा गूंदना इज नथिंग बट कि हमने उसके अंदर जो है पानी डाला, तब कहीं जाके हमें वो कोहेरेंट मास मिल रहा है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट जिसको हम गर्म करें और वो गर्म करने के बाद अपना ऑयल बाहर आ जाए उसका, या उसका वाटर बाहर आ जाए ऑन हीटिंग, तो उसकी वजह से जो वहां पे बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो वहां पे पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, उसकी वजह से वो वेट हो जाता है. तो वो उसका नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल मीन से आप उसमें ऐड कर रहे हैं. तो ये भी हम लोगों को इसमें ध्यान देना होगा कि आपका जो वहां पे आप उसको इतना हीट ना कर दें या इतना डिले ना कर दें कि उसमें से वाटर जो है वो पूरा लिबरेट हो जाए, पूरा निकल जाए, और हमें वहां पे वो उसको वेट करने के लिए वाटर ही ना मिले. तो हमें यहाँ पे कोहेरेंट मास प्रिपेयर हो जाएगा. उस कोहेरेंट मास को आप कंटिन्यूस जब हम उसको स्टेयर करते रहते हैं तो वो मास जो है वो यूनिफॉर्म मिलता है. बाय चांस अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है तो हम उसको एक पर्टिकुलर सीव में से पास करते हैं, जैसा भी आपको सीव नंबर चाहिए उसमें से हम उसको पास करते हैं, तो हमें यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल्स मिल जाते हैं. और फिर उन ग्रैन्यूल्स को हम ड्राई करते हैं ओवन में एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं. तो ये मेथड जो है वो हीट मेथड है. सेकेंड मेथड इज वेट मेथड. वेट मेथड नॉर्मली हम लोग वेट मेथड ज्यादातर यूज किया जाता है. वेट मेथड में क्या है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को लिया, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, फिर उसमें हमने जो भी अल्कोहल है, वाटर है या बाइंडिंग एजेंट है, जो भी हमारा सॉल्यूशन, जो भी हमारा ग्रैनुलेटिंग सॉल्यूशन है, उस ग्रैनुलेटिंग सॉल्यूशन से हमने उसका एक कोहेरेंट मास बना दिया. और वो मास जब बन जाएगा, मास मतलब आटे जैसा कुछ मास बन गया, और फिर उसको हमने सीव में, जैसे घर पे सीमिया बनाते हैं ना घर में, वो एक आटा डालते हैं नीचे से सीव में से, वो लंबे लंबे हमारे सेवई निकलती रहती है, तो वो वैसा ही है. बट हमारे यहाँ पे लंबा लंबा सेवई नहीं निकलना, क्योंकि हमने वहाँ पे वो चिपचिपा मास बहुत ज्यादा है. यहाँ पे हमारा मास ऐसा होना चाहिए कि आप जब सीव में से पास करें तो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म ले ले, वो लंबे लंबे फ्लेक्स की फॉर्म ना ले. अगर लंबे फ्लेक्स की फॉर्म लेगा तो वो दैट मीन्स कि हमारा जो कोहेरेंट मास है उसमें पानी या हमारा ग्रैनुलेटिंग सॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है. फिर ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि सीव नंबर 8 में से हमने उसको पास किया. जरूरी नहीं कि हमेशा सीव नंबर 8 में से पास करें, हम उसको 8, 10, 12, अगर 8 में से पास करेंगे तो ग्रैनुल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, 10 से साइज थोड़ा छोटा होगा, और 12 का साइज और छोटा होगा. तो आपको 3 वेराइटीज ऑफ आपको ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं. 8 का अलग होगा, 10 का अलग होगा, और 12 का अलग होगा. तो ये जो सीव नंबर मैं आपको बोल रही हूँ, ये सीव नंबर भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ये सीव नंबर जो है दैट एज पर आईपी और एज पर यूएसपी. और ये सीव नंबर का साइज मैंने आपको बताया था कि सीव नंबर का साइज जो है वो उसका अपर्चर साइज, यानी कि एक जो बीच में जो भी हम इसे मेटल के बीच में जो वीविंग है, उन वीविंग के बीच में गैप कितना है, उस गैप का जो अपर्चर साइज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सीव नंबर देते हैं. तो अभी ये हमने बात की कि हमारा जो नॉन एक्वस व्हीकल है या जो भी हमारा व्हीकल है, उस व्हीकल से हमने कोहेरेंट मास बना दिया. कोहेरेंट मास बनाने के बाद हमने उसको सीव में से पास किया, तो हमें डिजायर्ड जो भी हमें ग्रैन्यूल्स चाहिए, हमें सुटेबल ग्रैन्यूल्स जो है वो मिल जाते हैं. देन उन ग्रैन्यूल्स को हमें ओवन में ड्राई करना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे. That dry granules are again passed through the sieve to break the lumps which may be formed during drying. The dried granules are packed in airtight container. तो यहाँ पे हमारे 2 मेथड थे ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के. पहला मेथड था हीट मेथड एंड सेकंड वन इज
वेट मेथड। तो ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे ग्रैन्यूल्स की। ग्रैन्यूल्स में हमने जो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स थे उनको दो मेथड से प्रिपेयर किया, हीट एंड वेट। तो ये था हमारा हीट मेथड और ये है हमारा वेट मेथड। अब नेक्स्ट आता है टैबलेट्स। नॉर्मली जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है मार्केट में सबसे वाइडली जो अवेलेबल डोसेज फॉर्म है सॉलिड में वो टैबलेट्स ही हैं। तो टैबलेट्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग बाय कंप्रेशन विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। यानी दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एपीआई बहुत ज्यादा है तो उस एपीआई को भी हम डायरेक्ट पंच कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये उसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी है उस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर, तो हम उसको डायरेक्ट कंप्रेस करके टैबलेट बना सकते हैं। उस पर हमें कोई भी एक्सीपेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सपोज आपने एक टैबलेट देखी होगी पैरास्टामोल की और एक देखी होगी सिट्राजिन की, दोनों के साइज में बहुत डिफरेंट, एक 10 mg की टैबलेट है, एक 500 mg की टैबलेट है। दैट मीन्स कि 10 mg की टैबलेट बहुत छोटी सी टैबलेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो उसका मेन कंटेंट है यानी कि जो मेन एपीआई है वो एपीआई जो है वो बहुत कम है। तो उस वजह से उसकी डोज बहुत कम है, इसकी वजह से उसका साइज बहुत छोटा हो रहा है। लेकिन जिस एपीआई की डोज बहुत ज्यादा होती है तो हमें वो ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा, तो उसके साथ हमारे एक्सिपिएंट उसी हिसाब से हम उसमें ऐड करते हैं। लेकिन कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जिसमें खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो बाइंड भी हो सके, वो हम उसको डायरेक्ट टैबलेट भी बना सकें, तो हम उसको डायरेक्ट टैबलेट बना भी देते हैं। लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम होता है। देन जो टैबलेट्स हैं उसको हम दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं, एक है ड्राई ग्रैनुलेशन, दूसरा है वेट ग्रैनुलेशन। फर्स्ट वन इज ड्राई ग्रैनुलेशन, सेकेंड वन इज वेट ग्रैनुलेशन। ये टैबलेट्स क्योंकि क्या है, टैबलेट्स प्रिपेयर करने से पहले अगर हम उनको जब पंचिंग मशीन में जब उसको टैबलेट्स को हम पंच करते हैं, टैबलेट को हम जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे ये राउंड राउंड जो टैबलेट्स हैं इनको हमने किसी ना किसी मोल्ड में डाल के बहुत ही प्रेशर से उसको हमने पंच किया है, तब कहीं जाके हमारी टैबलेट्स ये फॉर्म हुई हैं। मतलब अगर आप चाहो तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है यानी कि नमक है, हम उसकी टैबलेट भी बना सकते हैं, नमक की टैबलेट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पर उस पर थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है और वो अब उसका अगर आप उसको प्रेस करके रखें तो उसकी टैबलेट भी बन जाएंगी। क्योंकि अब वो किस में आएगा, दैट इज विदाउट एक्सीपिएंट आप नमक की टैबलेट्स बना सकते हो, बट उसमें ना बाइंडिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो अगर आप उसको जरा सा भी प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा। बट वो ग्रैन्युलर फॉर्म में है तो उसकी टैबलेट बन सकती है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन अगर आप चाहो तो टैल की टैबलेट बनाना, तो टैल की टैबलेट नहीं बन पाएंगी क्योंकि उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो डिफरेंट है एज कंपेरेटिव टू ग्रैन्यूल्स। तो हमें टैबलेट बनाने से पहले उस पाउडर के ग्रैन्यूल्स बनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के हम उसको टैबलेट में पंच करने के लिए लेके जाते हैं। तो ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज ड्राई ग्रैनुलेशन, सेकेंड मेथड इज वेट ग्रैनुलेशन। सॉर्ट ऑफ अपने जो पिछले बात की थी कुछ कुछ वैसा ही है, बट वहां पे हमारे एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स थे और वहां पे हमारा अगर एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में हमें सिट्रिक एसिड और बाइकार्बोनेट ऐड करने पड़ रहे थे, यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है। तो दो मेथड हो गए हमारे, ड्राई एंड वेट ग्रैनुलेशन। तो ड्राई ग्रैनुलेशन जो है, ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या करते हैं हम, सारे जो ग्रैन्यूल्स हैं सारे जो मटेरियल हैं उन सब मटेरियल को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसमें जो एक इंग्रेडिएंट हमारा ऐसा होता है जो डायरेक्ट कंप्रेशन जिसको किया जा सकता है, जो ग्रैनुलर फॉर्म में होता है, तो उसको हम सबको पंच करते हैं। और आपको उसको में वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको डव बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सीव में से पास करने की जरूरत नहीं है। आप उसको सबको मिक्स करके हम डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए उसको लेके जा सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो है वेट ग्रैनुलेशन मेथड। ये वेट ग्रैनुलेशन मेथड में सेम वही कि सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने उसमें अपना ग्रैनुलेटिंग सॉल्यूशन ऐड किया। उसके बाद हमने उसका डव बनाया। डव मतलब उसको हमने डव बनाने के बाद हमने उसको आटे जैसा बना दिया और बनाने के बाद हमने उसको सीव में से पास किया। सीव में से पास किया और सीव में से पास करने के बाद हम उसको फिर पंच करते हैं। पंच करने के बाद हम उसको, ये हमारा जो टैबलेट्स हैं वो ये फॉर्म ले लेती हैं। तो जो मार्केट में अवेलेबल जो टैबलेट्स मेनली जो हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उन प्रैक्टिकल में हम वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक ज्यादातर यूज किए करते हैं, क्योंकि जो वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक है यानी कि ग्रैनुल्स बनाने के बाद वेट करने के बाद हमारे जो ग्रैनुल्स का साइज है वो लगभग एक जैसा होता है।
पंचिंग अच्छी होती है, हार्डनेस अच्छी आती है, और उसके दूसरे जो इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं तो वेट ग्रेनुलेशन मेथड से काफी अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते हैं एज कंपेरेटिव टू ड्राई ग्रेनुलेशन। क्योंकि ड्राई ग्रेनुलेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि जरूरी नहीं है कि सारे एपीआई, सारे एक्सीपिएंट, सबकी कंप्रेसिव जो इसकी जो कंप्रेशन पावर है या जो कंप्रेसिबिलिटी है सबकी अच्छी हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने जो एक्सिपिएंट्स हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही माइन्यूटली करना पड़ता है कि ये कंपाउंड हमारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो उसकी हार्डनेस कैसी होगी। तो बेटर है कि मार्केट, अभी जो मार्केट में अवेलेबल जो टैबलेट्स हैं या नॉर्मली जो मेथड यूज किया जाता है वो वेट ग्रेनुलेशन मेथड ही यूज करते हैं टैबलेट्स बनाने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा डोसेज फॉर्म है इन सॉलिड डोसेज फॉर्म इज कैप्सूल्स। ठीक है, ये जो इसका इलेबोरेशन है ना, बाकी ये हम लोग जब टैबलेट का पूरा, ये तो मैं आपको जस्ट एक डोसेज फॉर्म में, जस्ट डोसेज फॉर्म का एक इंट्रोडक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको टैबलेट्स पूरा पढ़ना है, तो बाकी हम इलेबोरेट वहां पे करते हैं। अब आते हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल जो है वो दैट मीन्स कि एक कैप्सूल में क्या है, हमने यहाँ पे एक जो अपना मेडिकमेंट है उसको किसी चीज के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया है, उसको किसी चीज के अंदर फिल कर दिया है। और कैप्सूल जो है वो एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर मेडिकमेंट को फिल किया जाता है। अब वो कैप्सूल जो फिल कर रहे हैं वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है। अब हम लिक्विड कैसे फिल कर सकते हैं कैप्सूल के अंदर, तो वो हमारे ये सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल्स हैं उसमें हम ये लिक्विड फिल कर सकते हैं। तो कैप्सूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेनली कैप्सूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है हार्ड जिलेटिन, दूसरा है सॉफ्ट जिलेटिन। कैप्सूल्स हमेशा जिलेटिन के बनते हैं, मतलब कैप्सूल्स जो शेल है वो जिलेटिन की होती है। ये है हमारे हार्ड जिलेटिन और ये है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। और इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ये जो है एक सिंगल यूनिट के अंदर हम लिक्विड को फिल कर देते हैं। ये हमारा कैप्सूल जो है उसके हमने ये लिक्विड को फिल किया हुआ है। अब लिक्विड में मेनली ऑयल होता है, क्योंकि ऑयल में जो है वो जिलेटिन को डिसॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ एक्वस कंटेंट है या कुछ ऐसा कंटेंट है जो जिलेटिन को डिसॉल्व कर सकता है तो वो लिक्विड हम इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। देन अब आते हैं हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स पे। दैट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो अपर पार्ट इज नोन एज कैप एंड लोअर पार्ट इज नोन एज बॉडी। तो ये अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है। दैट लोअर पार्ट इज नोन एज बॉडी एंड दैट अपर पार्ट इज नोन एज कैप। जो लोअर बॉडी है इसके अंदर अपना इंग्रेडिएंट्स फिल करते हैं और इस कैप को इसके ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे ना छोटे से एक कुछ ग्रूव बने होते हैं, उस ग्रूव को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। जो कैप्सूल है हमारा लॉक हो जाता है। अगर आपके पास घर पे कैप्सूल है तो उसको ओपन करके देखिएगा, उस पे लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। तो कैप्सूल जो है अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो दैट कैप्सूल्स मेनली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बॉडी एंड कैप। तो ये हमारा हो गया बॉडी और कैप। मेनली कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ जिलेटिन, जिसमें हार्ड जिलेटिन है और सॉफ्ट जिलेटिन है। और ये जो कैप्सूल्स हैं इनके डिफरेंट साइज होते हैं। ये साइज जो है वो 000 से स्टार्ट होता है और 5 तक होता है। ठीक है, 000 to 5। 000 जो होता है वो साइज जो है वो सबसे बड़ा साइज होता है और 5 साइज जो है वो सबसे छोटा साइज होता है कैप्सूल में। देन नेक्स्ट हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म का नेक्स्ट डोसेज फॉर्म है पिल्स। पिल्स जो है वो सॉर्ट ऑफ टैबलेट जैसी है बट इनका साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। और पिल्स जो है वो अलग अलग स्ट्रिप्स में भी आती हैं और इनको एक बॉटल में पैक करके भी दिया जाता है। तो दीज आर स्मॉल राउंडेड और इनकी शेप नॉर्मली राउंड शेप ही है होती है। दे आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकमेंट इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। The medicaments are mixed with excipient to form film's plastic mass. The mass is rolled on uniform pill pipe, मतलब ऐसे करके रोल किया जाता है और उसको रोल करने के बाद उनको पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग उसको कट कर दिया जाता है, which cut into numbers of uniform pills. The pills are spherical in shape and produced by rolling them over a wooden pill rounder. Sometimes pills are coated with varnish, gold leaf, etc. to improve the finish and unpleasant taste and
to enhance the stability of the pills. Nowadays pills are outdated preparation because of number of disadvantages. तो अभी हमने बात की कि pills कैसे prepare होती हैं, और इन पिल्स को कोट भी किया जाता है उनको थोड़ा सा प्लीजेंट दिखाने के लिए, या कुछ उसका जो टेस्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, उस टेस्ट को कवर करने के लिए, मास्क करने के लिए, और उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए. लेकिन आजकल पिल्स का जो यूज है वो थोड़ा सा कम हो गया है. बिकॉज इसका डिसइंटीग्रेशन जो टाइम है, वो डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ पिल इज अनसर्टेन. अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो उसका टाइम डिफरेंट होगा, और अगर वो पुरानी है तो उसका टाइम अलग होगा. तो ऐसे टाइम जो है वो इसका अलग हो गया, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम में वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से इसका जो इवैल्यूएशन है उस पर इफेक्ट आता है. देन जब इसको हम रोल बना के कट कर रहे हैं तो इसका जो साइज है ना पिल्स का, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, और उस पर वेट भी यूनिफॉर्म नहीं होता है. और अगर वेट और साइज उसका यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसमें कंटेंट यानी कि मेडिकमेंट का जो कंटेंट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है. तो इसका इवैल्यूएशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है. देन next comes to liquid dosage form. Liquid dosage form. These are emulsion, linctus, solution, suspension, mixtures. These are the examples of liquid dosage form. लिक्विड डोसेज फॉर्म का मतलब क्या है कि वेदर सॉलिड और लिक्विड, दैट इज सॉल्युबल और मिसेबल इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हमारा एक फेस सॉल्यूट है और दूसरा फेस हमारा सॉल्वेंट है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है. लेकिन नॉर्मली सॉल्यूट टर्म आते हैं हमारे दिमाग में एकदम से आता है कि दैट सॉल्यूट इज सॉलिड. So solution is a liquid preparation that contains one or more soluble chemical substances dissolved in a specific solvent. So liquid dosage forms are intended for external, internal और parenteral. Even parenteral में हम लोग eye और ear भी ले लेते हैं, ठीक है. तो liquid dosage form जो है वो external, internal और parenteral तीनों के लिए यूज किया जाता है. पेरेंटल यूज मैंने बताया आपको, ईयर, नोज, आई, तीनों चीजें हम पेरेंटल में, क्योंकि सेम जो हमारी एसेप्टिक कंडीशंस जो हमें चाहिए, जितना स्टराइल हमें पेरेंटल प्रिपरेशन चाहिए, उतनी ही स्टराइल हमें आई, नोज और ईयर प्रिपरेशन भी उतनी ही स्टराइल चाहिए होती है. तो उसको हमने एक वो पेरेंटल की कैटेगरी में ही रख लेते हैं. Then the components of the solution which is present in a large quantity is known as solvent, whereas the component present in the small quantity is termed as solute. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज पानी में या लिक्विड में soluble की जा रही है that is known as solute, और जिसमें soluble की जा रही है that is known as solvent. तो हमारा जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उस लिक्विड डोसेज फॉर्म की दो पार्ट हैं. एक पार्ट है सॉल्यूट और एक पार्ट है सॉल्वेंट. सॉल्यूट मे बी सॉलिड और लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है. अब उसके बेसिस पे कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है, उसके बेसिस पे इसको लिक्विड डोसेज फॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो पहला है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेकेंड वन इज बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. मोनोफेसिक का मतलब लिक्विड जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और वो मिलके एक हो गया, यानी कि अब आपको अलग अलग पता नहीं चल रहा है कि इसमें जो आपने डिसॉल्व किया था वो क्या था, और वो आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो एक फेस है. दैट इज नोन एज मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. कि अगर आपने पानी के अंदर कोई भी चीज ऐसी डिसॉल्व की, जैसे नमक, चीनी, और आपने ये चीजें डिसॉल्व की, तो आपको वो एक फेस दिख रहा है, तो दैट इज नोन एज मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म. लेकिन अगर आप उसके अंदर चॉक पाउडर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो हो जाएगा, आपको चॉक पाउडर अलग दिखाई देगा और वाटर जो है वो अलग दिखाई देगा. तो हमारे दो फेस हमें दिखाई देते हैं, दैट इज नोन एज बाइफेसिक. या फिर आपने पानी के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है तो आपको वहाँ पे दो लेयर दिखाई दे रही हैं, एक ऑयल की लेयर दिखाई देती है और एक वाटर की लेयर दिखाई देती है. तो आप वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पे दो फेस दिखाई दे रहे हैं. तो दैट्स वाई
दिस लिक्विड डोसेज फॉर्म इज नोन एज बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो ये जो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, इसकी कैटेगरी में आते हैं सस्पेंशन, इमल्शंस, क्रीम्स, पेस्ट, सब ये कैटेगरी में आते हैं। देन मोनोफेसिक में आते हैं मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की कि लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं। दे आर इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है वो पहले जाके ब्रेक डाउन होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जाके उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। लेकिन ये हमारे पास रेडिली, मतलब ये पहले से ही, जैसे अगर हम बात करें सर दर्द की, तो सर दर्द की गोली में आपने ऐड भी देखा होगा, डिस्प्रिन का ऐड आता है। तो डिस्प्रिन के ऐड का मतलब क्या है कि आपने उसको उस डिस्प्रिन को आपने पानी में डाला, वो सुपर डिसइंटीग्रेंट उसमें होते हैं, वो बहुत जल्दी उसमें डिसॉल्व हो जाती है और उस लिक्विड को हम ले लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जल्दी इफेक्ट आएगा। तो जल्दी इफेक्ट आएगा का मतलब क्या है कि दैट लिक्विड इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, इसीलिए उसका इफेक्ट जल्दी आता है। लेकिन अगर मैं टैबलेट लेते तो टैबलेट पहले वो स्टमक में जाके ब्रेक डाउन होता, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन के लिए स्टार्ट होता। तो यहाँ पे ये दैट इज immediately available for absorption. Then administration is convenient, particularly for infant और साइकोटिक पेशेंट्स के लिए, जो टैबलेट नहीं ले सकता उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। इजी टू कलर, फ्लेवर एंड स्वीटन, आप इसको इजीली उसमें कलर, फ्लेवर और उसको स्वीटनर ऐड करके उसके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं। लिक्विड आर easier to swallow than solid and therefore particularly acceptable for pediatric patients, यानी कि बच्चों के लिए काफी अच्छा है, इजीली बच्चे इसको ले सकते हैं। A solution is an homogeneous system and therefore the drug will be uniformly distributed throughout the preparation. यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका ड्रग जो है वो उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाता है, तो हम उसको पूरा का पूरा वो ड्रग उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन और इमल्शन हमें कहना पड़ता है शेक वेल बिफोर यूज। आपको जब भी उसको यूज करेंगे तो उस पर कंटेनर पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो आप उसको हमेशा शेक करने के बाद ही यूज करते हैं हम लोग। सम ड्रग्स लाइक एस्प्रिन, potassium chloride can irritate gastric mucosa if used orally as a solid dosage form, but this effect can be reduced by the solution system. तो जो ड्रग जो है वो GIT ट्रैक को इरिटेट करते हैं, उन ड्रग को भी हम लिक्विड डोसेज फॉर्म के थ्रू अगर दें तो उसकी जो इरिटेशन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वो थोड़ी सी कम की जा सकती है। Then there are the few disadvantages of this system is less stable is in aqueous system, incompatibility is faster in solution than solid dosage form, क्योंकि वाटर जहाँ पे भी ऐड हो जाता है तो थोड़े माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। तो अगर आप उसको लिक्विड डोसेज फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसका जो है लेस स्टेबल बनता है। पेशेंट जो है वो कई बार एक्यूरेट डोसेज फॉर्म नहीं ले पाता, कभी 5 ml लेना है तो थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो कई बार उसमें क्या है एक्यूरेट अमाउंट नहीं लिया जा सकता। अगर आपका ग्लास का कंटेनर है, फ्रेजाइल है, तो वो गलती से टूट भी सकता है, तो एक्सीडेंट ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट लॉस। देन सॉल्यूशन मैंने बताया कि वाटर जब अगर हम ऐड करते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस होते हैं, और अगर किसी टेस्ट का ड्रग का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब है तो उस ड्रग को हम लिक्विड डोसेज फॉर्म में देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कंपैरेटिवली जो डोसेज फॉर्म है वो लिक्विड और अगर हम कंपेयर करें तो कैप्सूल और लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा सा बल्की होते हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट करना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब इनमें जो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।